हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा स्वागत करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो लेबर लॉ या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड है। MGSU बीकानेर के जो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लास्ट जनवरी में आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो कोई क्लासेस पॉसिबल ही नहीं थी। तो काफ़ी टाइम हो गया और अब एग्ज़ाम भी आपके होने हैं। तो बीकॉम फाइनल ईयर का सिलेबस जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो वास्तव में समझने वाले हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है आपका, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है आपका, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है आपका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है आपका। ये जो बोर्ड पे समझने वाले एक्ट्स हैं बच्चों, हम इनको डिस्कस करेंगे। ये तो थी बात बीकॉम फाइनल ईयर के इंडस्ट्रियल लॉ सब्जेक्ट के। अब जो स्टूडेंट्स LLB सेकेंड ईयर में हैं, हमारी यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट आपका LLB में भी है और बीकॉम में भी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका बीकॉम में भी है, LLB में भी है। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस जो है वो आपका बीकॉम में भी है, LLB में भी है। तो इस तरह से जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको हम पहले कवर करेंगे। अब अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या जो 5 ईयर लॉज के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए जहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ है, इवन BBA के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, MBA के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे आपको मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा बीकॉम फाइनल ईयर का जो सिलेबस है यूनिट वाइज, उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें आपका फैक्ट्रीज एक्ट है। तो इस क्लास में, इस सेशन में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अमोल राठी जी, कुशल जैन साहब, प्रशांत गोयल, है ना, ये सारे स्टूडेंट्स याद कर रहे होंगे मुझे, यश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, है ना, आप सब याद कर रहे होंगे मुझे कि सर एग्ज़ाम आ गए हैं और अब करें क्या। तो चलिए, वर्चुअली मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस कोरोना के डर की वजह से अब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो यूँ डर लगता है कि कोई अगर गली से भी गुज़र रहा है तो कहीं इन्फेक्टेड ना हो। तो चलिए, ये भी दिन चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है फैक्ट्रीज एक्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे? अगर मैं बात करूँ LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, तो हमें जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट इज़ फैक्ट्री। और अगर हम बीकॉम लेवल की बात करें तो बीकॉम में फैक्ट्री पे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फैक्ट्री को अगर अच्छे से समझ लें, क्योंकि केस लॉस आएंगे आपके इसमें, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक फैक्ट्री है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, वो आपका व्हाट इज़ फैक्ट्री। उसके बाद में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर हैं। तो देखिए, मैंने सारे जो हैं वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं आपके,
वेलफेयर के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं आपके, सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं आपके, वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर वीमेन। वहाँ पे भाई अपने जनरली तो ये कहते हैं कि भाई बच्चों से काम नहीं लेना, लेकिन जो 14 से नीचे के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, उनसे काम नहीं लेना। 14 ईयर जिनकी कंप्लीट एज हो चुकी है एज, उससे ऊपर वाले बच्चों से आप फैक्ट्रीज वगैरह में काम ले सकते हैं। लेकिन अभी आपका एक अमेंडमेंट भी हुआ, उसके अंदर ये उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो वहाँ पे हैजार्डियस प्रोसेस की कंसेप्ट है, जहाँ पे कोई खतरनाक वस्तु का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे आप 18 साल से कम के किसी बच्चे से काम नहीं ले सकते। तो वो सारा हम पढ़ेंगे वर्किंग आवर्स के अंदर कि काम के घंटे क्या हैं, औरतें कितने दिन काम, कितने घंटे काम करे, और आदमी कितने घंटे काम करे, बच्चे कितने घंटे काम करे एक दिन में, वो सारा आपका वर्किंग आवर्स के अंदर आएगा। एनुअल लीव विद वेजेस, भाई इस साल मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी, भाई जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल, उनकी तो मिलेगी। जो संडे है या जो भी एक हॉलीडे रखा हुआ है हमारा शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग है, तो डिफरेंट भी हो सकता है, अदर दिन संडे भी हो सकता है, अदरवाइज मान लें कि संडे को छुट्टी है, तो उनके अलावा भी क्या मुझे कुछ ऐसी छुट्टियां मिल सकती हैं कि मेरे को मेरी वेजेस भी मिले और छुट्टियां भी मिले, तो वो आपका एनुअल लीव विद वेजेस। तो बच्चों, चाहे आप LLB के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप BCom के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप BBA के स्टूडेंट्स हों, आपके पास जो फैक्ट्रीज एक्ट है, सबसे पहले आपको फैक्ट्री समझना है। बस LLB के स्टूडेंट्स को केसेस के थ्रू बताना है, और बाकी BBA या जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में समझना, नथिंग एल्स। तो उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ये आपके यही है कि हेल्थ के रिगार्डिंग, वेलफेयर के रिगार्डिंग, सेफ्टी के रिगार्डिंग, वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स एंड एनुअल लीव विथ वेजेस, ये आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इनके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनता ही नहीं, देन इट्स फाइन। अब बात करें कि हमारे लिए इस साल इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, BCom की अगर मैं बात करूं तो इस साल इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, या जनरली कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर BCom की बात करें तो हेल्थ और वेलफेयर जो है इनको, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलना है, तो हेल्थ और वेलफेयर को वो मिला के पूछ सकता है। इसके बाद में अगर वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें, वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर वीमेन, वो एक क्वेश्चन मिला के आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ, वेलफेयर और वर्किंग आवर्स को अगर आप करते हैं तो थोड़े मतलब रिस्क थोड़ा कम है, ठीक है। अगर हम LLB स्टैंडर्ड की बात करें, LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो बच्चों हमें तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि केसेस देने पड़ेंगे। तो हेल्थ पे भी आ सकता है, वेलफेयर पे भी आ सकता है, वर्किंग आवर्स एंड एनुअल लीव विद वेजेस। जनरली जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा बनता है वो आपका वेलफेयर का, सेफ्टी का और वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स का। तो स्पेशली LLB के स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये मैं आपको सारे समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप देखिएगा फिर हमारे पास जो सेकंड यूनिट है बच्चों, सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास 2 एक्ट हैं, एक द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का और दूसरा द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का। LLB के अंदर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो हमारा मेंशन नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें, चाहे BCom लेवल पे चाहे LLB लेवल पे, तो हमारे पास जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्या है। तो देखिएगा ये जो एक्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जैसे यहाँ पे आपका व्हाट इज़ फैक्ट्री एक क्वेश्चन आपका बनता है और उसी से ही आपको स्टार्ट करना है। उसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें बच्चों, तो व्हाट इज़ इंडस्ट्री, है ना। तो फैक्ट्री तो ये होता है कि भाई एक छत के नीचे या एक प्रीमाइसिस के अंदर कोई या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, दैट इज़ फैक्ट्री। अपन इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी काम से जुड़े हुए हैं लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही छत के नीचे या एक ही जगह हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई बात करें
कि जैसे मान लीजिए कोई डस्टर है ना, चौक डस्टर होता है ना, जैसे डस्टर है आपका ब्लैक बोर्ड डस्टर जो है, इसके बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। गंगानगर के अंदर 10 लोग कहीं काम कर रहे हैं, 20 लोग कहीं काम कर रहे हैं, 50 लोग कहीं काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर गंगानगर के अंदर ये काम चल रहा है, तो अपन बोलेंगे कि साहब गंगानगर में एक डस्टर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर्टिकुलर फैक्ट्री से नहीं है, क्योंकि आप देखो अपन फिल्म इंडस्ट्री की, वहाँ पे भी इंडस्ट्री वर्ड आता है ना, तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है LLB स्टैंडर्ड का इंडस्ट्री को आप, तो इसी के अंदर आप देखिएगा क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, क्या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है, तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके अलावा, क्योंकि इंडस्ट्री का आपका बेसिक क्वेश्चन है, उसके अलावा हमें ये समझना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपके यहाँ सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके अलावा आपको एक तो इंडस्ट्री का मीनिंग और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग ये अच्छे से समझना है। चलिए, अब हमारे पास इस यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर, या इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, जिनको अपन लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन कह सकें। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो पार्ट है आपका, एक बड़ा पार्ट आपका कवर हो जाता है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट पे। बेसिक कंसेप्ट देखिए इसके अंदर क्या है, स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, ले ऑफ क्या है, रिट्रेंचमेंट क्या है, क्लोजर क्या है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो अपन जब ये एक्ट शुरू करेंगे तो 1 बाय 1 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा स्ट्राइक एंड लॉकआउट का। तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसके अंदर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। क्या आप स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या आप लॉकआउट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या पनिशमेंट है, वो सारा का आपका स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के, क्योंकि जो प्रोविजंस आपके स्ट्राइक के हैं वही लॉकआउट के, इसलिए मैंने इकट्ठा लिखा है। ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। वैसे अगर हम लीगली बात करें तो 2 ही तरह की स्ट्राइक्स होती है, लॉफुल और अनलॉफुल। अगर आप प्रोविजंस फॉलो करके स्ट्राइक कर रहे हो तो लॉफुल है, अदरवाइज वो अनलॉफुल है। लेकिन बहुत बार जैसे LLB में शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, या जो 7 मार्क्स का है उसमें पूछा जा सकता है, या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो है वो टाइप्स पूछे गए हैं। जैसे स्टे इन स्ट्राइक्स क्या है, स्टे आउट स्ट्राइक क्या है, पिकेटिंग स्ट्राइक क्या है, वर्क टू रूल स्ट्राइक क्या है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या है, बहुत सारे टाइप्स एट लार्ज जो है वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास आता है रिट्रेंचमेंट। तो LLB में बहुत बार रिट्रेंचमेंट पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ बनता है 2-3 पेज का आंसर हमारा। भाई काम जो है वो कम हो गया है। अब आप देखिएगा इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं, है ना, या डिमांड उनकी कम हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में काम आपका कम हो गया और जो आपके वर्कर्स हैं उनका वो सरप्लस में है, तो कैसे चलेगा। तो हमें कुछ वर्कर्स को हमेशा के लिए यूँ समझिएगा कि जॉब से ऑफ करना है कि भाई हम आपसे काम नहीं ले सकते। तो क्या आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी काम से निकाल दें, क्या उसके लिए कोई रूल्स हैं। तो उनको हमेशा के लिए काम से हटा देना वो रिट्रेंचमेंट है। लेकिन कैसे हटाएंगे, क्या रूल्स हैं, वो आपको यहाँ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका। और फिर आता है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब आप देखिएगा जो सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसमें क्या है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करने के बाद हम यहाँ ये बता देंगे कि किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, उसको सॉर्ट आउट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भी जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं, जैसे ऑब्वियसली या तो 2 एम्प्लॉई होंगे, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होंगे, या 2 एम्प्लॉयर, इस तरह के जो पार्टीज़ हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, उनके पास क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 तरीके हैं, कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है LLB के लिए भी और बाकी क्लासेस के लिए भी। यहाँ पर LLB वाले बच्चे तो ये भी ध्यान रखें कि जो लेबर कोर्ट है आपका, उस पर हमें एक अलग से फुल फ्लैश क्वेश्चन मिल सकते हैं। वही आपका इसी जो रिड्रेशल मशीनरी है आपकी, मतलब उपचार देने का जो तंत्र है,
उसके अंदर ही आपका लेबर कोड भी काउंट हो जाएगा। फिर इसी देखिएगा, इसी में ही आपका सेकंड यूनिट के अंदर, बीकॉम वाले बच्चे ध्यान दें, एलएलबी में नहीं है, इसी के अंदर ही हमारे पास एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का भी है। इसमें बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस तो बन जाएंगे काफ़ी, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो एक ही बनता है कि वेजेस पे करते टाइम जो एम्प्लॉयर है वो किस किस तरह के डिडक्शन जो है वो माइनस कर सकता है। तो ये आपका रिलेटिंग टू डिडक्शन जो है वो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें से और नहीं बनेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर हम चूज़ करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में से, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिलता है तो डिडक्शन पे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है यहाँ पे आपको स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे क्वेश्चन मिल सकता है या सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे क्वेश्चन मिल सकता है। एलएलबी की बात करें तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट तो आपके है ही नहीं, आपके सिर्फ सिलेबस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो एक तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में जो सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी स्ट्राइक्स और ये जो क्वेश्चन है वो आपको 7 मार्क्स में या 2 मार्क्स के अंदर मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड यूनिट है बीकॉम फाइनल ईयर में, जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। वैसे कहने के लिए तो ये चैप्टर्स हैं, पर एक्चुअली दीज आर 3 डिफरेंट लेजिस्लेशंस। ये 3 एक्ट हैं आपके। इसमें आप देखिएगा, एक है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, एलएलबी में ये नहीं है सेकेंड ईयर में। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, ये भी एलएलबी में नहीं है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ये भी एलएलबी में नहीं है। पर जब बच्चे एलएलबी वाले यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ बच्चों जब इंडस्ट्रियल लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आप और मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ ऑफिसर की आप पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें इन एक्ट्स के क्वेश्चंस की भरमार रहती है। तो सिलेबस की अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी इनिशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं एलएलबी वाले स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको भी ज़रूर समझें। और जो सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स हैं या जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, वो तो इन एक्ट्स को घोल के पी जाएं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और इधर हम आगे जब लास्ट 5th यूनिट में बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और एक आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, चाहे आप सीए के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, बीकॉम वाले बच्चे ध्यान से देखिए कि अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या दिए गए, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये बनेगा, करेंगे हम डिस्कस इसको। और दूसरा आपका जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट में, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। एक मेडिकल बेनिफिट्स का, सीधा बेनिफिट्स पूछ सकते हैं आपसे, और दूसरा आपका कॉरपोरेशन का, तो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन लोग इसमें हैं, इसके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनेगा। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चाहे वो आपसे किसी भी तरह से पूछ ले, आपको मेन प्रोविजंस लिखने हैं भी, बोनस कौन देता है, बोनस किसको मिलेगा और बोनस कैसे और कब मिलेगा। 3 आपकी अलग अलग हेडिंग्स है जिसमें आपका पूरा का पूरा एक्ट कवर हो जाएगा। मिनिमम बोनस भी इसमें आ जाएगा, मैक्सिमम बोनस भी इसमें आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ बोनस भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो वो सारी की सारी बातें, तो अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें
तो आपका मेन प्रोविजंस ऑफ बोनस एक्ट, आपको एक आंसर तैयार करना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से यहीं बोर्ड पे समझेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो जो डिफरेंट स्कीम्स अंडर दिस एक्ट है, जैसे प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, तो डिफरेंट स्कीम्स जो आपके एक्ट के अंदर है, एक तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन इसका बनेगा वो आपका बनेगा मैनेजमेंट अथॉरिटी का, कि ये जो डिफरेंट स्कीम्स हैं आपकी, इनको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज़ क्या क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, स्टेट बोर्ड्स है, ये सारा आपका एक बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा आपका ESI, जिस बंद इसको शॉर्ट में ESI बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं। बोनस का आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली जो है वो बोनस एक्ट पे क्वेश्चन अपने को मिल जाता है। तो अगर अपन 3 एक्ट है हमारे पास, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोनस पे मिल जाता है तो ऑब्वियसली 7 मार्क्स में दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। या अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया तो बोनस या इन दोनों में से अपने को कोई एक 7 मार्क्स का मिल जाएगा। 8 मार्क्स का आता है आपके, तो ना LLB में 7 मार्क्स का आता है, तो आपको 8 मार्क्स का मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 एक्ट्स में अगर 2 एक्ट्स आप अच्छे से करके चले जाएं तो आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा और इधर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है और EPF एक्ट है, ये दोनों आपको अच्छे से बोर्ड पे समझा सकूँ। क्लास में भी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाए थे। उसके बाद में देखो बच्चों, जो 4th यूनिट है हमारी, इसके अंदर हमारे पास 2 एक्ट हैं, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में यूँ समझ लीजिएगा कि 2 चैप्टर हैं। एक है आपका पेमेंट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव के हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो आपका एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसका जो नाम जो है वो अब एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट हो गया है। तो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आ जाए, चाहे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आ जाए, एक ही बात है। तो इसके अंदर बच्चों, जब कोई वर्कर काम कर रहा है और काम करते टाइम अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो उस डिसेबिलिटी का नेचर क्या है, क्या वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, क्या वो पार्शियल डिसेबिलिटी है। अगर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो क्या उस डेथ है या उसकी कोई बॉडी का ऐसा पार्ट है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब वो काम नहीं कर सकता जो पहले करता था। तो इस तरह के उस डिसेबिलिटी पे उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, वो आपका इसका एक बड़ा अच्छा नॉलेज गिविंग आपका चैप्टर है ये। उसके बाद में आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो LLB वाले बच्चे ध्यान रखिए, हमारे सिलेबस में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट तो नहीं है लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो ये हमारे BCom में भी काम आएगा, LLB में भी काम आएगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस, कभी हम मिनिमम वेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं हम स्टैंडर्ड वेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं हम लिविंग वेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, कभी हम फेयर वेजेस वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस पे आपका एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट किस तरह से मिनिमम वेजेस को फिक्स करती है। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है आपका वो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस का बनता है। तो चाहे BCom के स्टूडेंट्स हों चाहे LLB के स्टूडेंट्स हों, वो फिक्सेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस का क्वेश्चन है, ये अच्छे से तैयार करें। अब उसके बाद में आप आ जाइएगा जो हमारी 5th यूनिट है बच्चों। 5th यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये BCom में भी है और LLB में भी, और LLB में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हर साल क्वेश्चन आता है, आपको भी मिलेगा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है इसके अंदर आपके बेसिक 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन प्लस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हो तो क्या फ़ायदे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो क्या नुकसान है, वो आपका एक क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बनेगा। दूसरा बनेगा इसके पावर्स एंड फंक्शंस का। तो जब हम इसके पावर्स, फंक्शंस, प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन को बहुत सारे क्रिमिनल मामलों में
एग्जम्पशन मिली हुई है ना। यूँ समझ लीजिएगा कि एक इम्यूनिटी है इसके पास कि बहुत सारे अपन इसको पढ़ेंगे, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें छूट मिली हुई है, या अगर सिविल मैटर्स की सिविल इम्यूनिटी की बात करें तो किसी भी ट्रेड यूनियन को अगर वो स्ट्राइक कर रही है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाता। तो एक इसके पावर्स, फंक्शंस, इम्यूनिटीज़ पे आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो एक तो रजिस्ट्रेशन का हो गया और एक आपका पावर्स और इम्यूनिटीज़ वाला क्वेश्चन हो गया। पावर्स और इम्यूनिटीज़ वाला क्वेश्चन जब करते हैं तो उसी के अंदर आपके जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड, दो फंड हैं आपके ट्रेड यूनियन के, वो भी आपको यहीं पे ही कवर करने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल फंड और जनरल फंड के यूजेस पे अलग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो पावर्स एंड फंक्शंस वाला क्वेश्चन करेंगे उसी में इसको इंक्लूड करके करें, ताकि क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो हम लिख सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन के दो बड़े क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, एक रजिस्ट्रेशन का और दूसरा पावर्स एंड इम्यूनिटीज़ का। फिर उसके बाद में बच्चों पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, सीए के स्टूडेंट्स को भी है, सीएस वाले स्टूडेंट्स को भी है ना, बीकॉम में भी है, एलएलबी में हमारे पास पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जो है वो नहीं है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर ग्रेचुइटी की डेफिनेशन और ग्रेचुइटी जो है वो कौन पे करेगा, किसको पे की जाएगी, क्या क्या कंडीशन है, तो एक प्रोविजंस का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी अगर पाँचों यूनिट्स की बात करें तो लगभग आपके 15 to 16 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर हेल्थ है, वेलफेयर है, सेफ्टी है, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेयर प्रोविजंस है, आप पढ़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स का क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस करेंगे, एनुअल लीव विद वेजेस का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सारा का सारा आपको बोर्ड पे कराऊंगा, आपका ईपीएफ एक्ट जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड पे होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आपका पूरा का पूरा बोर्ड पे होगा। और जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि बीकॉम वाले तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ के करे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सेकंड यूनिट बताई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो उसके अंदर स्ट्राइक लॉकआउट वाला क्वेश्चन प्लस आपका सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाला। तो मैं कोशिश करूँगा कि बीकॉम और एलएलबी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं पहले मैं उनको करवा दूं, फिर हम बीकॉम की बात करेंगे और एलएलबी की अलग से। तो उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस जो है वो आपको समझ आ गया होगा और उसके हिसाब से आप काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को स्टडी छोड़े हुए, अब तैयार हो जाइए। विपुल जैन जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर होगी, अच्छे मार्क्स से सेकंड ईयर होगी, या फाइनल ईयर में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा इंडस्ट्रियल लॉ में आपकी हेल्प करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।